हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्री ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफिया शेख और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th कॉमर्स का ओसीएम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल मतलब हमारे रूल बोल सकते हैं, उसको नियम बोल सकते हैं, सिद्धांत उसूल जो बोलते हैं हम उसको। तो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। मैनेजमेंट अगर एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए, मैनेज करना चीजों को, तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम देखने वाले कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मैनेज करते हैं। एग्जांपल ये है कि फॉर एन एग्जांपल की एक फैमिली है जिसमें मंथली इनकम आता है, तो जो मंथली इनकम हमारी जो मंथली सैलरी आती है, जो हमारी मंथली सैलरी आती है, हम उसको क्या करते हैं? एक ही बार में पूरा सेव कर देते हैं, एक ही बार में पूरा खर्चा कर देते हैं, एक ही जगह पे पूरा खर्चा करते नहीं। जहाँ पे जरूरत है हम वहाँ पे यूज करते हैं पैसे को, कि अभी राशन की जरूरत है, वाटर बिल, लाइट बिल्स, हमारे जो ट्यूशन फीस है, कॉलेजेस फीस है, हम वहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं हम उसको कम करेंगे, जहाँ पे जरूरत है हम वहाँ करेंगे। तो इधर क्या हो रहा है? हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं हमारे बजटिंग को। हमारा जो बजट है, पूरा घर का जो बजट हम चला रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करें? पैसों को यूज करें, मैनेज करें। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी किस तरह से हमें चीजों को मैनेज करना चाहिए, काम को किस तरह से करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे सक्सेस पा सके, हमारा जो एक एम है उसको कैसे अचीव कर सके। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या करेंगे हम उसको यूज करके, उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके क्या करेंगे? हमारा जो भी सक्सेस उसको अचीव करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट दैट इज हमारे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा अगर छोटा सा बिजनेस है और वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज है, तो मैं अपने काम को क्या करूंगी? अब वो अलग अलग एम्प्लॉयज में बांटूंगी। अगर अपना बिजनेस, मेरा बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने लार्ज स्केल बिजनेस पे क्या कर रही हूँ, मेरा एक बड़ा सा बिजनेस है, तो मैं वो बड़े से बिजनेस में क्या कर रही हूँ, मैं वहाँ पे तो बहुत एम्प्लॉयज है, तो मैं अपने काम को एलोकेट कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ कामों को एम्प्लॉयज में। तो मैंने इधर पे भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने क्या किया? अपने काम को डिवाइड किया। और इवन लार्ज ऑर्गेनाइज जो मेरा लार्ज बिजनेस है, जो मैं लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हूँ, वहाँ पे भी मैंने काम को डिवाइड किया है। तो मतलब क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। वो पूरे विश्व में क्या है? अप्लाई होता है। दैट मीन्स दैट दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। इसके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, बट इज लाइक कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आएगा। अभी जो हमारे प्रिंसिपल है वो ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब अब ये जब पूरे विश्व में अप्लाई है, तो इसको बनाना भी बहुत टाइम लगा होगा, इसको टाइम लिया होगा। हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल हमारे जो बने हैं, इसको बहुत ऑब्जर्व करके, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत प्रैक्टिस करके क्या गया? इसको बनाया गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया हमने? इसको क्या किया है? इसको इसको अप्लाई किया है, और वहां से उसका रिजल्ट अगर सक्सेसफुल आया था, तब जाके हम इसने इस प्रिंसिपल को क्या किया? इस प्रिंसिपल को हमने डेवलप किया, इस प्रिंसिपल को बनाया है, तब जाके यूनिवर्सल क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेशन हुआ है, यूनिवर्सली अप्लाई हुआ है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो हमारा जर्नल गाइडलाइंस। अभी जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो हमें ना गाइड करते हैं, मतलब वो मैनेजर को गाइड करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को अगर हमें फेस करना है, टैकल करना है, तो हम उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं? यूज करके, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट एक्ट एज अ जर्नल गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू टैकल द प्रॉब्लम्स। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं कि जैसे एग्जैक्ट उसमें बनाया है, एग्जैक्ट हमें उसी तरह से अप्लाई करना है और रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, नहीं। इधर पे जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है। क्यों? कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम अपने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसको थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। तो इट इज लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट मीन्स दे कैन बी चेंज, और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। मैनेजर्स भी कर सकते हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करना जब उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो वो भी क्या कर सकते हैं? उसको यूज करके उसको डिपेंडिंग अबाउट द सिचुएशन क्या करेंगे? थोड़े बहुत चेंजेस लाके उसको प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद है हमारा फिफ्थ बिहेवियरल इन नेचर। अभी जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें वो भी थोड़े बहुत क्या है?
अभी हम ह्यूमन बिहेवियर देखेंगे तो हमारा कैसे बहुत अलग अलग बिहेवियर होता है, हम गुस्से में रहते हैं, हंसते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो भी अलग अलग है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। अभी जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, गोल होता है, तो हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, हम वो ना क्या करता है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, उनको इन्फ्लुएंस करता है ताकि उस ऑब्जेक्टिव उस एम को क्या कर सके, वो अचीव कर सके। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी जो हमारा हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो प्लानिंग का बेस होता है। प्लानिंग का क्या बेस है? तो दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। हम कुछ भी करते हैं ना, अगर हमें कुछ कर रहे हैं तो उसका एक एक्शन होता है, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं तो उसका एक रिएक्शन निकलेगा, बोलते हैं जैसे को तैसा। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमें अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ानी है, हमारे एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे, हमें एम्प्लॉयज से काम निकलवाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इंसेंटिव्स दिए, इंक्रीमेंट्स दिए, उनकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी, थोड़े वेजेस बढ़ा दिए, तो वो क्या हुए, मोटिवेट हुए। तो इससे रिएक्शन क्या उनका निकला कि वो काम और ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर काम हमें करवाना है तो हम थोड़े बहुत क्या करेंगे, थोड़ा उनको क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स देके। उसके बाद है हमारा जो लास्ट है, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अभी हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, उस सब इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपको मतलब जो प्रिंसिपल की जरूरत है उसको अप्लाई करो। ये नहीं कि आप कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करो और कुछ प्रिंसिपल को इग्नोर कर दे, तो ऐसे आपका जो भी गोल होगा ना, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो भी प्रिंसिपल की जरूरत है उसको अप्लाई करो और सब प्रिंसिपल को यूज करो, मतलब जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां। और कुछ ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल को इग्नोर करो कि नहीं ये नहीं हम लोग को लगता है काम आने वाला तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। सो जितने भी प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये हमारा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल टू यूनिवर्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड एक्सपेरिमेंट से याद रखना। तो यहाँ पे जो भी हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत ऑब्जर्वेशन करके, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत प्रैक्टिस करके उसको बनाया गया है। जर्नल गाइडलाइंस माने जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इट एक्ट एज अ जर्नल गाइडलाइंस टू द मैनेजर। वो क्या हो सकते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो उस प्रिंसिपल को यूज करके टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन नेचर है, उसको मैनेजर किसी मतलब मॉडिफाइड करके थोड़ा चेंज करके यूज कर सकता है। बिहेवियरल नेचर, मैनेजमेंट भी क्या है, थोड़ा सा उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है ताकि उस गोल को क्या करते हैं, अचीव कर सके। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वैसे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है। उसके बाद ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जितने भी हमारे प्रिंसिपल है वो इक्वल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स मतलब कि हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसके इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रोवाइड यूजफुल मतलब ये क्या करता है, हमारे मैनेजर को बताता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से मैनेज करें, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करें, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है हमें, वो क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल को यूज करके सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला रिसोर्सेज होता है हमारा फिजिकल रिसोर्सेज, जहाँ पे हमारे मटेरियल, मशीन्स और मनी होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारा हम मैन पावर होते हैं, हम इंसान होते हैं, एम्प्लॉयज हमारे। तो अभी इधर पे क्या है कि हम हमारे जो भी रिसोर्सेज है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ये नहीं कि हमारा जो प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना चाहिए, वेस्ट ही करना चाहिए। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये सिखाता है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करके, हमारे वेस्टेज को कंट्रोल करके, हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, हमें ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है। उसके बाद है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें एक स्टडी करना चाहिए कि वो काम को हम कैसे कर सकते हैं, उस काम को हम कौन से अच्छे वे में, बेस्ट वे में, चीपेस्ट वे में कर सकते हैं। तो हमें ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ चीजों को जो हमारे सिर्फ जो रिसोर्स है उसको यूज करना नहीं, जो उसकी मैनेजमेंट की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के तरफ, वो भी हमें मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सिखाता है। हम अगर जो हमारा गुड्स को हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छा है, हम अच्छे से गुड्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बट हम जो गुड्स प्रोड्यूस करें वो गुड्स जो प्रोड्यूस करें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके रीजनेबल प्राइस होने चाहिए, और वो एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो, किसी को इफेक्ट ना हो। तो
तो ये क्या करना चाहिए, ये हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये हमें सिखाता है। उसके बाद है एनकरेजेस R&D, दैट इज हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी हम काम को किस तरह से, कौन से टेक्निक को यूज कर सके, कौन से टेक्निक को यूज करके क्या अपने काम को कैसे कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस लाके प्रिंसिपल्स को यूज करके, क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल की यूज करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिसर्च करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम काम को और कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट लानी चाहिए और कैसे रिसर्च करना है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है। उसके बाद 6 है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इनको कॉपरेशन के साथ, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे कि एक अच्छे से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे सब अच्छे से काम करे, एक साथ काम करे, वहाँ पे कंट्रोल हो। मैनेजर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मैनेजर के लिए भी क्या होता है, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि सब एम्प्लॉयज को एक साथ रखना, सब एम्प्लॉयज एक साथ काम करें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। उसके बाद लास्ट है जो हमारा डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के यूज से क्या कर सकते हैं, हम अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसको डेवलप कर सकते हैं। मैनेजर क्या करेगा, अपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। बिजनेस जो भी उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है, और इससे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंस थे, 7 थे। उसके बाद हम अभी जो इतने देर से प्रिंसिपल कर रहे हैं, एक्चुअल वो प्रिंसिपल होते कौन से हैं हम वो देखेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल है। हमने जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स में देख रहे कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उसको हम यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, इट एक्ट एज अ जर्नल गाइडलाइंस है, मैनेजर को हेल्प करता है कामों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करने के लिए, रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल है जो हम ये सब काम जो है हम उस कौन से प्रिंसिपल है जो हम उसको यूज करके ये सब काम कर सकते हैं। तो ये जितने हमारे ना टोटल 14 प्रिंसिपल है, और इस 14 प्रिंसिपल को हमारे एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी फ्योल, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल क्या किया है, बनाया है। उनके एक जर्नल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो बुक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ये बुक में 14 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। अभी टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, जिसमें अब हम देखने वाले हैं पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन मतलब डिवीजन मतलब क्या, वर्क मतलब काम, डिवीजन मतलब बांटना, मतलब हम काम को क्या करें, बांट रहे। अभी हम काम को एम्प्लॉयज के स्किल्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से बांटेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, इट इज ऑब्वियस कि वो अच्छा है, इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। तो इनका कहना ये है कि हम काम को क्या करें, उनके हिसाब से, उनके स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्या करें, उनको बांटे। इससे क्या आएगा कि जो काम है उसमें काम में इंप्रूवमेंट आएगा, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय है अगर वही काम वो बार बार करेगा तो वो उस चीज पे एक्सपर्ट हो जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क्स सेज कि हमें जो कामों को है वो उनके स्किल्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से बांटना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मतलब क्या आता है, पावर टू टेक डिसीजंस, मतलब किसी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब जब किसी के पास डिसीजन लेने का हक रहता है, पावर रहता है ना, जो काम करता है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। अगर हमने किसी को काम दिया है, फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजर ने किसी एक एम्प्लॉय को काम दिया है कि वो काम करेगा, और वही पर्सन क्या है, उसको राइट भी दिया कि अभी तुझे जो काम दिया है यू कैन टेक द डिसीजन, बट वो जो डिसीजन ले रहा है, वो जो काम कर रहा है, वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और दूसरे पे। सो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज कि अथॉरिटीज ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैनेजर ने काम दिया है तो अगर उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट नहीं करता सही टाइम पे, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजर को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए। जो भी हमारे गोल्स को अचीव करना है, सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मैनेजर है उसके पास है कि उसको प्रॉपर डिसीजन लेना है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर मैनेजर
डिसीजन ले रहा है तो मैनेजर ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन है ना हर जगह होना चाहिए, डिसिप्लिन अगर है तो हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस हमें दिए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई कोई एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है, तो वो एक अच्छा लीडरशिप माना जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जो है की है, मतलब डिसिप्लिन इज द की टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर हम डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज व्हाट, that each member of the organization, each member from the organization should receive order only from the one superior। इससे क्या होगा, मतलब अगर दो बॉस है और एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल कि दो बॉस है और एक एम्प्लॉय है, दोनों बॉस ने एक एम्प्लॉय को काम दिया, तभी वो एक एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि उसको किसका काम करना है, तो इससे क्या होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, अब इसको क्या काम करना है। तो हर जो भी, मतलब इट इज लाइक कि जो भी हमें जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इट शुड बी ओनली फ्रॉम दी वन सुपीरियर। और हम जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको भी अगर वो अपना जो काम है वो किसी एक सुपीरियर को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेज व्हाट, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई एक डायरेक्ट करे उस काम को अचीव करने के लिए। अगर एक ही काम को 5 लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, क्रिएट होगा कि हम अभी काम को कैसे करें। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जो ग्रुप होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी ग्रुप है उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, किसी और का कुछ और है। अभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो सबके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन डायरेक्शन, वन हेड एंड वन प्लान। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल सेज कि हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट को देखना है, फिर अपने बेनिफिट को देखना है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि पहले ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स को देखें, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखें, फिर जाके अपने इंटरेस्ट को देखें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक क्रिकेट टीम है, अभी वहां पे पूरे पूरे जो टीम है सबका एक गोल क्या होना चाहिए कि हमें टीम जीतना है। ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि मुझे इतना मेरे इतने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मैं बैट्समैन हूँ तो मेरा इतना सिक्सर जाना चाहिए, इतना चौका जाना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो टीम का एक गोल है उसको देखना चाहिए, फिर जाके अपने इंडिविजुअल्स जो भी इंटरेस्ट है वो देखना चाहिए। उसी तरह से अपने जो भी हमारे मैनेजमेंट है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, उनको पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, फिर जाके अपने बेनिफिट्स को देखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक के हाथ में पूरा पूरा पावर है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि किसी एक के हाथ में पूरा पावर है, और वही पावर अगर हम किसी किसी को दे देते ना, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी अगर फॉर एग्जांपल कि सेंट्रलाइजेशन कहाँ काम कर सकता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज ऑब्वियस कि वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगा, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, इट इज कि अब वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट हो रहा है, तो क्या कर सकता है, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरा काम देख सकता है। बट वही अगर वो लार्ज स्केल बिजनेस पे ऑपरेट हो रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है वो देख पाएगा नहीं। तो उधर क्या होता है, वो जो काम, जो उसका पावर रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दूसरे दूसरे मतलब लोगों को जो उसके लिए कैपेबल होते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन सेट कि कुछ दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। और ये जो हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की अभी सेंट्रलाइजेशन कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब वेजेस और सैलरीज के रिलेटेड है ये। यहाँ पे क्या है कि हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको उनके हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से नहीं, उनके स्किल्स, उनके कैपेबिलिटीज, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, सैलरी और वेजेस पे करना चाहिए।
फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एम्प्लॉय को ज्यादा दे किसी एम्प्लॉय को कम दे, उनका जो भी काम है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या करना चाहिए, उनको पे करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन। स्केलार चेन मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर कुछ भी काम हो तो एक लेवल होता है यहाँ पे ना, अभी 3 टाइप के लेवल होते हैं। रिमेंबर कि 3 टाइप के लेवल है हमारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी हमारे हमको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें पूरा लेवल क्या करना पड़ेगा, उस पूरे लेवल से अपने जो भी काम आता है, अगर फॉर एग्जांपल कि लोअर लेवल को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उसको मिडिल लेवल से क्या करना है, मिडल लेवल से उस प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्कस करना है। बट वो डायरेक्ट उधर नहीं जा सकता, उसको पहले लोअर मिडल के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिडल वाला क्या करेगा, टॉप के पास जाएगा, फिर टॉप वाला उसको डिसीजन उसका डिस्कस करके उसके जो भी डिसीजन आएंगे वो मिडल को बोलेगा, फिर मिडल वाला लोअर को बोलेगा। तो ऐसा नहीं, तो ये इस स्केलर चेन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारा मेथड है, दैट इज गैंग प्लान। कि अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट, लोअर लेवल को कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट क्या करेगा, टॉप लेवल के पास जा सकता है और बोल सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है कि यहाँ पे स्केलर चेन मीन द हायरार्की, मतलब कि एक ऑर्डर रहता है कि हम ऑर्डर वाइज अपना काम करेंगे। कि अगर टॉप लेवल मिडल को बोलेगा, मिडल लेवल लोअर, और लोअर लेवल मिडल को बोलेगा और मिडल लेवल टॉप को। बट इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक गैंग प्लान करके मेथड है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है हम डायरेक्ट उनसे ही बात कर सकते हैं जिनसे हमें डिस्कस करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स क्या कि यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज है ना उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। जहां पर जो यूज हो रहा है, जहां पर जिसकी जरूरत है उसको उधर पे यूज करना चाहिए, ना कि हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारे मैन पावर रिसोर्सेज है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जहाँ पे जरूरत है उधर पे यूज करो, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। सो इट इज दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, की सब अपने मतलब जो भी है जहां पर जरूरत है उधर पे रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी, अभी ये वर्ड सुन के आइडिया होगा, मतलब इक्वल। अभी इधर पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के हिसाब से क्या है कि इधर पे फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी होते ना कुछ कुछ जो मैनेजर के चमचे होते हैं, मैनेजर से कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं जो मैनेजर से कंटिन्यूस टच में रहते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज जो अपने जो सिर्फ जब काम रहता है, मतलब जब जरूरत होती है, जरूरत मतलब कि जब मीटिंग हो, जब कुछ रिपोर्ट करना हो, जब जो काम दिया उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट से क्या करते हैं, बात करते हैं। और इधर पे क्या होता है, कुछ मैनेजमेंट कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, टच में रहते हैं, ताकि वो उनके फेवरेटिज्म में आ जाए और कुछ भी रहे तो वो मैनेजमेंट क्या करे, उसी एम्प्लॉय को काम दे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। कि इनके हिसाब से क्या है, हेनरी फॉल ने क्या बोला है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए सबको। अगर हम कोई काम दे रहे हैं या अथॉरिटीज दे रहे हैं, या कुछ भी काम किसी को दिया जा रहा है, कुछ अगर हम इवन रेम्यूनरेशन देते हैं, अगर किसी को सैलरीज भी देते हैं, वेजेस भी पेड करते हैं, अगर हम किसी को प्रमोशन भी देते हैं, तो उनके कैपेबिलिटीज उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही देना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि रेम्यूनरेशन में उनको जो जैसा है, मतलब जिसका परफॉर्मेंस जैसा है उसको वैसे ही देना, उसको उसी तरह से पे करना चाहिए। तो इधर पे भी क्या है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या है, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि जॉब सिक्योरिटी। अब आप ऐसी जगह काम करोगे कि जहां आपको कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं दी की है, और एक जगह आपको क्या है कि हाँ आप 10-15 साल आराम से आपका एक जॉब सिक्योरिटी है। तो इनके हिसाब से क्या है कि हमें ना अपने एम्प्लॉयज को ना जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनको एक रहता है कि हाँ अभी जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास, तो वो और अच्छे से काम करेगा। उससे क्या होगा, उसको एक मोटिवेशन आएगी काम करने के लिए कि अभी मेरी जॉब तो सिक्योर है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो वो अपना काम क्या करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, बहुत डेडिकेशन के साथ। और जॉब सिक्योरिटी से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं ना, वो बिजनेस के लिए और अच्छे से काम करते हैं, और इससे एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, प्रिंसिपल अभी इनिशिएटिव मतलब कि कोई अपने आप से आके कुछ काम करना चाहता है, तो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, सब हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, उनको उसके आइडियाज को, क्रिएटिविटी को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अगर कोई सजेशंस दे रहे हैं आके, खुद से वॉलंटियर होके, खुद से उनके विलिंगनेस से आके वो सजेशंस दे रहे, तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि उनको डिमोटिवेट करे। So principle of initiative says that कि always welcome the suggestions and the ideas from the employees and motivate them to
कंटिन्यू मतलब कि उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो और अच्छे से काम करें। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉप्स, एस्पिरेट द कॉप्स से टीम वर्क, मतलब कि हमें काम किसे करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। हमें एक यूनियन में हमारा एक यूनियन होना चाहिए। हम एक क्या करेंगे, टीम में काम करेंगे। इससे क्या होगा कि एक कॉपरेशन रहेगा, लोग एक साथ काम करेंगे और इट इज इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अगर हम टीम में काम करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टैकल करना क्या होता है, इजी हो जाता है। सो हमारे ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमारे हेनरी फ्योल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स से बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दिए गए। तो अगर आप हेडिंग से पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें है क्या। तो यू कैन राइट विद योर ओन कंटेंट। सो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पहले वो देखते हैं, फिर हमारे प्रिंसिपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, उनको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसल टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। कंफ्यूज मत होना कि हमने जो हेनरी फ्योल देखा उनको मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, और इधर पे जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जस्ट रिमेंबर दी कि कौन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है और कौन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और इनका कहना ये था कि हम जो भी काम करते हैं ना, हम जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्या था कि हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर हमें एक स्टडी करनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहिए, एक प्लान करना चाहिए। वो काम प्रैक्टिकली इम्प्लाइड है कि नहीं है वो देखना चाहिए। हम उस काम को किस तरह से कर सकते हैं, अच्छे तरीके में, एक बेस्ट वे में, चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, वो देखना चाहिए हमें। सो हमारा पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पहले देखते हैं कि नॉट रूल ऑफ मतलब रूल ऑफ थंब होता क्या है। रूल ऑफ थंब मतलब कि मैनेजर ने बोला है कि आपको ऐसे काम करना है तो आप ऐसे ही काम करोगे, अपना आइडिया नहीं लगाओगे। तो मैनेजर का जो पर्सनल जजमेंट होता है, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो मैनेजर हमें जो कहता है उसको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। बट हमें जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने बोला है कि हमें नॉट रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं, हमें साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क के साथ काम करना है। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक एनालिसिस है, मतलब कि वो प्रॉपरली एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकली इम्प्लाइड है कि नहीं है, वो हमें देखना है। उसके बाद ये कि इससे क्या होगा कि हम इससे एक स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं ये इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेगा। हम ट्रायल और एरर मेथड के बेसिस पे काम नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने क्या किया, काम के ऊपर स्टडी किया है, तो हमारे लिए इजी कि हम काम को और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब कि पीस और डिस्कॉर्ड मतलब कि डिसएग्रीमेंट्स। अभी ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल एनवायरनमेंट होना जरूरी है, और डिस्कॉर्ड अभी जो होता है, डिसएग्रीमेंट से किसके बीच में होता है, ये हमारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है कि ये जो हमारे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट होते हैं ना, ये दोनों में ना हार्मनी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ये कम हो जाते हैं अगर दोनों के बीच में हार्मनी है, एक पीसफुल रिलेशन है, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। ये पूरे हम लोग को जो प्रिंसिपल है ना, जितने भी हम लोग को 6 प्रिंसिपल्स दिए, इसमें यही आएगा कि हमारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को ना एक साथ काम करना चाहिए। पूरे प्रिंसिपल में यही है कि पूरे हमारे जो भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय है इनको क्या करना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि it state that कि harmony between the employees and management it help in minimizing conflicts between them। और इससे क्या आएगा कि दोनों के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है तो हमारा जो वर्किंग कंडीशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमारे जो मैनेजमेंट और जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो दोनों को ना एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। ये सुपरवाइजर है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बिजनेस को वही चला रहा है, और एम्प्लॉयज है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन लेवल की हमारा जो लास्ट का प्रोसीजर होता है वही कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के जो एटीट्यूड होते हैं वो चेंज करना चाहिए। हमारा फोर्थ है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो
एम्प्लॉयज और जो हमारे मैनेजमेंट है यहाँ पे दोनों को एक साथ क्या करना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट बढ़ेगा और हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारा जो इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम जो काम किसी को दे रहे हैं वो सामने वाला पर्सन उस चीज के लिए मतलब वो काम वो कर सकता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या देना चाहिए, काम को डिवाइड करना चाहिए और काम को देना चाहिए। अभी जो मेजर प्लानिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है उसको कौन करता है, हमारा एम्प्लॉयज करते हैं जो हमारे लोअर लेवल होते हैं। उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मतलब अभी कोई भी कंटिन्यू काम करेगा तो वो बहुत कंटाल जाएगा, बोर हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखने चाहिए, एक ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए, जिससे कि एक थोड़ा सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो थोड़ा क्या उनमें एक चेंजेस आएगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने से, ट्रेनिंग सेशन से उनको और क्या उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो स्किल है वो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड होगा। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी ये कुछ हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। अभी इसमें कुछ टेक्निक्स भी दिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में। जो हमारा पहला वर्क स्टडी है, मतलब हम जो काम दे रहे हैं पहले उस काम के ऊपर हमें देखना चाहिए कि वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या मेथड है, किस तरह से काम को कर सकते हैं। तो वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी दी गई है। फर्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी सेज कि हम जो काम कर रहे हैं हमें देखना चाहिए कि हम काम को कितने देर में कंप्लीट कर सकते हैं। मेथड स्टडी मतलब क्या होता है कि हम काम को कौन से अच्छे मेथड में कर सकते हैं, कौन सा एक प्रॉपर मेथड रहेगा काम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स क्या कि मूवमेंट, मोशन मतलब कि मूवमेंट होता है, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर दूर से आता है, उसको ट्रैवलिंग में क्या होता है, ट्रैवलिंग में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, तो वो उसको ऑफिस में आते आते वो कंटाल हो जाएगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा। तो उस पर क्या कर सकते हैं, वो 3-4 दिन क्या कर सकते हैं, वो ऑफिस में आके काम करेगा और रेस्ट ऑफ द डे वो घर पे से काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्या कर सकते हो काम के रिलेटेड, मतलब कि काम को कैसे करना चाहिए हमें वो देखना चाहिए। फटीग स्टडी क्या होता है, मतलब कि कंटिन्यूस अगर बंदा काम करता है तो वो बहुत स्ट्रेस में आता है, बहुत बोर हो जाता है, तो हमें एक टाइम भी देना चाहिए, एक पॉज देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। तो ये फटीग स्टडी होता है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट से। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या है कि हम काम को कौन से टेक्निक्स से कर सकते हैं। काम को करने के लिए मतलब हम काम को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें काम को हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से टेक्निक्स को यूज करके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमें ये बताता है। साइंटिफिक टास्क सेटिंग ये बोलता है कि इसमें क्या है कि काम को हम कितने देर में कर सकते हैं। कंटिन्यूस काम करने से क्या हो जाएगा, सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो इस टेक्निक को यूज करके क्या करेगा कि जो एम्प्लॉयज है वो अपना काम जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है कि जितना टाइम दिया गया है उतना ही टाइम वो काम करेगा, ज्यादा कोई ओवर काम नहीं करेगा, ओवरलोड काम नहीं करने का। उसके बाद है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन में हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट शुड बी साइंटिफिक। हमने जैसे देखा कि उनका कहना ये था कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है उनका वो भी जो काम करते हैं। तो हम अगर सिलेक्शन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें इसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इसके लिए 12th पास होना चाहिए, इसके लिए इसमें मास्टर्स होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन और ट्रेनिंग करना चाहिए। उसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी फंक्शनल मतलब कि हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो इसमें ना प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग होता है कि हम किस तरह से प्लान करते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी प्लानिंग लेवल में हमें ना 4 क्लर्क दिए गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन में भी 4 चीज दी गई है। तो प्लानिंग लेवल में फर्स्ट हमें रूट क्लर्क है, मतलब जो हमें बताता है कि टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, कि हम काम को किस तरह से करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि काम को कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये जो हमें बताता है कि हमने काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया है, उसका कितना कॉस्ट हुआ है उस काम का। उसके बाद डिसिप्लिन की हम जो एज पर दी फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लेवल में हमारा गैंग बॉस कि हमको काम किस तरह से करना है वो देखता है गैंग बॉस। स्पीड बॉस की काम एक स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो है। रिपेयर बॉस अगर कोई मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत पड़ती है मशीन्स की तो वो देखता है। इंस्पेक्टर इज लाइक कि जो इंस्पेक्शन करता है पूरे
जब हम काम करते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हाँ, ये हुआ हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। मतलब कि यहाँ पर हम जो पे कर रहे हैं, मतलब हम जिस तरह से अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा है तो उस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा वेज, हम जो सामने वाले एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे। अगर हमारा काम ही अच्छे से नहीं हो रहा, प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी कम है, तो हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को पे करने वाले। रिम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। इसमें क्या बोला है कि अगर हमें एक प्रोडक्शन एक्टिविटी चाहिए, अच्छा हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, तो हमें क्या करना है, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करना है, उनको एक अच्छा हम उसको जो एक अच्छा सैलरी और एक वेजेस क्या करना है, पेड करना है। तो ये कुछ हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। ये लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद था हमारा सिग्निफिकेंस, दैट इज हमारा जो इंपॉर्टेंस था। उसके बाद हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस करके दिए थे कि कौन से प्रिंसिपल्स है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स था जिसको हमारे FW टेलर ने इंट्रोड्यूस किया। और लास्ट हमारा साइंटिफिक, ये हमारा टेक्निक्स थे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।